नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपको ताज़ा खबरें लिए आपके सामने पेश होते हैं और ख़ासतौर पर जो रियासती सतह की खबरें हैं या कौमी सतह की हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें अहमियत रखती हैं उससे हम वाकिफ़ करवाते हैं। माह रमज़ान मुबारक है, सारी दुनिया में मुसलमान खुशी व खुद के साथ अपने रब की इबादतों में मशगूल हैं और आप देखेंगे कि रातों में मुसलमान आहुजारी कर रहे हैं अपने रब को मनाने की, उसे राज़ी करने की। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हरमैन शरीफैन में लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में वहाँ पर मुसलमान हाजिर होते हैं, अपने रब के सामने सजदा होते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी देते हैं, दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं और अपने दर्जात बुलंद करवा कर अपने मुल्क वापस होते हैं। तो बहरहाल उसमें हिंदुस्तानियों की कसीर तादाद शामिल होती है। तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ऐसे में जबकि माह रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है तो आप देखेंगे कि इसराइल अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है और इसराइल की सरपरस्ती करने में अमेरिका कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में आप देखेंगे कि हर रोज़ 60 या 70 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं, जिनमें बच्चों की और ख़वातीन की अक्सरियत है। अगर अब तक देखा जाए तो 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और ये तो सरकारी आदाद शुमार है, लेकिन आज़ादना अगर आदाद शुमार पर भरोसा किया जाए तो 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। यानी इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ली तथहीर जारी रखे हुए, उनकी नस्ल खुशी जारी रखे हुए और इसमें अमेरिका उसका भरपूर साथ दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जो कुरान पर यकीन रखते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह बेहिसी, बेबसी और मजबूरी का इजहार कर रहे हैं या नमूना बने हुए हैं या मुजस्सिम बने हुए हैं। तो बहरहाल अफसोस की बात यह है कि इंसानियत सुसक रही है गजा में, लेकिन सारी दुनिया मुजरिमाना गफलत इख्तियार किए हुए है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका में जो तलबा यानी चाहे वह हिंदुस्तानी नसाद तलबा हो या फिर फ़लस्तीनी नसाद तलबा हो, अगर वो एहतजाज करते हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है, तो फिर समझिए कि उनकी खैर नहीं है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन बच्चों का पता लगाकर यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके बच्चों का पता लगाकर उनको डिपोर्ट कर रहा है। तो बहरहाल ये खबर आ रही है। और दूसरी खबर आपको अगर रियासती सतह पर देखें तो आपको बताना ज़रूरी है कि बीजेपी में अब सदारती दौड़ के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। यानी रियासती बीजेपी का सदर किसको बनाया जाए, बंडी संजय बने या फिर इटाला राजेंद्र को इस ओहदे पर फायज किया जाए, ये बहस चलने लगी है। वैसे भी नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि बल्दी इंतखाबात करीब हैं और ऐसे में बीजेपी ये एहसास दिलाना चाह रही है कि गुज़िश्ता मरतबा उसे जो कामयाबी मिली है ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि उसने मेहनत की थी। मेहनत क्या, बीजेपी के बारे में जो अपोजिशन कायदीन है वो यही कहते हैं कि वो फ़िरका परस्ती का रोना रोक कर और हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हुए, मंदिर मस्जिद करते हुए और हिंदू मुस्लिम करके अपना उल्लू सीधा करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, इस तरह ये कहा जाता है। अब देखना यह है कि बंडी संजय को क्या दोबारा बीजेपी का सदर बनाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन खुद बीजेपी में दाखिली इख्तलाफात अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गए हैं, उसी तरह जिस तरह मगरबी बंगाल बीजेपी में ये इख्तलाफात नुक्ते उरूज पर पहुंचे हैं। तो बहरहाल ये खबर है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर अब जाएंगे तो फ़िरका परस्ती का जो की गंदगी है वो आपको उसके अंबार दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो कूड़ा करकट फ़िरका परस्ती का आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक बेचारा ऐसा है जो गंदी बकवास करते रहता है। तो बहरहाल अशर यासिर हमारे दरमियान है, हम चलते हैं असर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह इसराइल इक़दाम कर रहा है, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? सर बिल्कुल दहशतगर्दी हो। जिस तरह से हम बात करते हैं या फिर जो और भी कंट्रीज़ के लीडर्स हैं जो सेकुलर हैं और जो ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के साथ जो कर रहा है इसराइल वो गलत कर रहा है, वो भी ये बात कहते हैं कि इसराइल कहीं ना कहीं अपनी हदें पार कर रहा है। जिस हद की बात की जा रही है, जिस तरह से जो सीज़ फायर किया गया था
सीज़ फायर के दरमियान भी उसने सर उसको कहीं ना कहीं उसके रूल्स को तोड़ा था। और अभी भी 18 मार्च से जो सीज़ फायर ख़त्म हुआ उसके बाद से दोबारा से उसने फिर शुरू कर दिया है यही चीज़ें, और ये चीज़ें अभी भी जारी। अब ये सिर्फ क्या बोलते हैं गाज़ा में ही नहीं है, ये सीरिया में भी है, लेबनान में भी हो रहा है। हर जगह पे इज़राइल सिर्फ अपने हमले कर रहा है और वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ के लोगों की क्या बोलते कहीं ना कहीं शहीद हो रहे हैं वो लोग, और काफ़ी ज़्यादा उसमें वो बना हुआ है। लेकिन उन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा था कि हम बहुत जल्दी ही ये जो जंग चले इसको रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि नेतन्याहू के बैकबोन वही बने हुए हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे ये सारे काम हो रहे हैं। जिस तरह से इज़राइल के बारे में कहा जा रहा है कि इज़राइल जो हमले कर रहा है उससे अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। रीज़न ये कि अमेरिका से वो बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो इज़राइल के पास नहीं हैं, वो हथियार क्या बोलते ख़रीद करके अपना यहाँ पे बेच रहा है, और वो उसका फ़ायदा उठा के जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, जो बच्चे हैं और वहाँ की ख़वातीन हैं, उन पे वो हमले कर रहा है। लेकिन सर जो वीडियोज़ वहाँ से सामने आ रही हैं अभी रमज़ान में, इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब उनके घर उजड़ गए हैं, मस्जिदें उजड़ गई, लेकिन फिर भी उनका जो अफ्तार की एक बहुत लंबी सी वो टेबल लगी हुई है, अब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब बहुत खुशी से झूम रहे हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं, और अफ्तार का जो क्या बोलते सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ है, वो देख करके वाकई ऐसा लगता है कि जो एक कौम है जिसमें डर खौफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो वो इस वक्त फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं, बड़ों की तो बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो बच्चे हैं जो आगे चल के फ्यूचर बनेंगे, वो इस वक्त जिस तरह से पेश आ रहे हैं उनको देख करके वाकई आंखों में आंसू आते हैं, और उनके लिए दुआएं निकलती कि इस रमज़ान में अल्लाह पाक सभी को पूरे दुनिया में अमन व अमान कायम करें। आमीन, और जिस तरह से जो वहाँ के बच्चे हैं, वो जिस तरह से आप जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं कि जिस तरह से वो क्या बोलते शरबत बना रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, वो उनमें जो खुशी की लहर है वो ले करके कुछ रोशनी घूम रहे हैं कि रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। सर ये चीज़ें देख करके खुशी होती कि आपका घर जड़ गया है, आपके माँ नहीं है, आपके बाप नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो हमेशा की तरह कायम। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की है। वैसे भी नाज़रीन, अगर बच्चों की बात करें, फ़लस्तीनी बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान हो तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और नाच रहे हैं, यानी खुशी में वो झूम रहे हैं कि रमज़ान मुबारक आ गए हैं। रमज़ान मुबारक की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, फजीलतें हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर आज सबसे ज़्यादा वो ये रहमतें, बरकतें, फजीलतें, अल्लाह की रज़ा अगर कोई लूट रहा है तो फ़लस्तीनी बच्चे हैं, फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं, फ़लस्तीनी जवान हैं, फ़लस्तीनी बूढ़े हैं, जो दुनिया की सुपर पावर भी उसके खिलाफ हो गई तो वो डटे हुए हैं अपने रब के भरोसे। और मैं समझता हूं कि कोई मुस्लिम ममालिक या अरब मुल्क के भरोसे ठहरे हुए नहीं है, बल्कि अपने रब के भरोसे डटे हुए हैं, अपनी जानों का नजराना अपने रब के सामने पेश कर रहे हैं, और सिर्फ बैतुल मक़दस के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए, और आप देखेंगे अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के लिए। ये सबसे बड़ी बात है, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा हरगिज़ नहीं जाएगी। और अशर यासिर, आपने जिस अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कहा है कि जो मंजर कशी की है कि वहाँ के जो टेंट्स है, जो खैमे लगे हुए हैं, वहाँ जो मेवों को सजाया जा रहा है, हालांकि सूखे मेवे हैं, कुछ उनके पास ज़्यादा नहीं है, शरबत बनाया जा रहा है। तो ये जो उनकी जो रूहानी ताकत है, बातिनी क़ुव्वत है, अल्लाह ताला ने इस कदर ज़्यादा बढ़ा दी है कि इसराइल पर खौफतारी है, अमेरिका पर खौफतारी है, और अमेरिका के जो मुखालिफिन हैं वो भी कह रहे हैं अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद, इसराइल में असरी हथियार होने के बावजूद, फ़लस्तीनियों के अज़्म जो अज़ाइम है, जो उनके बुलंद हौसले हैं, उसे तोड़ नहीं पाया है। जबकि फ़लस्तीनी आप देखेंगे कि अगर हकीकत में देखा जाए तो वो मौत का पीछा कर रहे हैं, मौत का ताक़ुब कर रहे हैं, और ज़िंदगी उन्हें अपनी बाहों में ले रही है। ये फ़लस्तीनी होते हैं, और सारी दुनिया को फ़लस्तीनी ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे पास हथियार होगा, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तुम्हारे पास दहशतगर्दी होगी, तुम्हारे पास हर सामान हर भी होगा, यानी जंगी साजो सामान से तुम लेस होगे, लेकिन याद रखिए हमारे पास अपना रब है, और हमारा रब हमें जब चाहे अपने पास बुला सकता है, और अगर वो बुलाना चाहे तो हम बड़ी यानी खुशी के साथ उस फैसले को कबूल करते हैं, और शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। याद रखिए, जो कौमें शहीद होने के लिए या कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार होती है, तो उसका कोई दूसरा दुश्मन बाल बीका भी नहीं कर सकता।
सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल की दहशतगर्दी हो, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अंदाजा कीजिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्हें कत्ल कर रहा है इसराइल, अलातश की सदाएं लगा रहे हैं, यानी प्यास से उनके मुंह सूखे जा रहे हैं। अब तो रमजान है और रमजान में जिस तरह का रमजान वहां गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में उस कदर बाबरकत रमजान वहां के अलावा और कहीं नहीं होगा। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि वहां तो शोधा का और गाजियों का रमजान है। बिल्कुल, और मतलब उसके बावजूद ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह से जब वहाँ पे सीज फायर हुआ था तो एक खुशी की लहर थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की लहर रमज़ान में दिख रही है मुझे। जी कि रमज़ान में जिस तरह से बड़े से लेके बूढ़े तक, बच्चे तक, सब लोग जिस तरह से खुशी में चले। लेकिन सर अगर देखा जाए तो जंगें और भी जगह हो रही हैं। जी। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं जो कि मतलब थोड़े गरीब भी कहे जा सकते हैं, वहाँ पे भी जंगें हो रही हैं। और कई तो ममालिक ऐसे जहाँ पे जंग हो रही है, इनके बारे में मीडिया बात ही नहीं करता है, सिर्फ वहाँ की मीडिया बात कर लेती है, या फिर उसको हमारा जो क्या बोलते हैं UN है उसमें बात हो जाती है, यूनाइटेड नेशंस में बात हो जाती है, लेकिन बाकी मीडिया में नहीं आती है। अभी हम बात करें तो मतलब कई ऐसे जो ममालिक हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं, वहाँ पे भी जंगें चल रही हैं। और ये जंगें सिर्फ मुस्लिम ममालिक में ही क्यों चल रही हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। जिस तरह हम बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर के हिंदुस्तान हो गया या और जितने भी ममालिक हो गए, हर जगह बात हो रही है, लेकिन जो इन जैसे छोटे छोटे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, उनमें जहाँ जंग हो रही है उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम ममालिक में जंग क्यों यानी मुसल्लत कर दी जाती है जंगें। उसकी वजह यह है, मुस्लिम ममालिक में कुदरती जो वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और आप देखेंगे तेल वहाँ पर आपको मिलेगा, आपको मादनियात वहाँ पर मिलेंगी, सोना वहाँ पर, चांदी वहाँ पर, पेट्रोल वहाँ पर, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। और लेकिन उनके पास इस कदर सलाहियत नहीं है कि वो निकाल सकें। तो ये जो है लालच में ये मुख्तलिफ गिरोह बना दिए जाते हैं, ये एक गिरोह बनाने के लिए एक आलमी साजिश काम करती है, इस्तेमारी जो ताकतें होती हैं वो काम करती हैं, और वो ताकतें इनको आपस में लड़ाना शुरू करती है। तो आप देखें, ज़र जन ज़मीन, इसके लिए इंसान तबाही व बर्बादी की तरफ जाता है, और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जंगें तारीख यानी मुसल्लत कर दी जाती हैं। और ये बड़े पैमाने पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, एक बड़ी साजिश के तहत ये काम किया जाता है, और मुस्लिम ममालिक को ख़ास तौर पर किया जाता है। और रमज़ान उल मुबारक के दौरान आप देखेंगे कि ये जो कैफियत होती है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो ये जो इस्लामी दुश्मन ताकतें हैं वो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है, मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है, और खाना जंगी के ज़रिए उनके जो कुदरती वसाइल है उसका इस्तेमाल करने की वो कहाँ होती है। तो ये चीज़ों की वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि सूडान है, सूडान एक मुल्क था, उससे सूडान को तकसीम कर दिया गया। क्यों? वहाँ पर आप देखिए जानबूझकर तकसीम किया गया, सूडान को 2 मुल्कों में तकसीम किया गया। वहाँ पर इस कदर ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। आज अगर सूडान का पेट्रोल सही तौर पर निकाला जाए तो सूडान का भी शुमार मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और जो खलीजी ममालिक है उन दौलतमंद खलीजी ममालिक में के फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। तो अब आप इसी ज़रा लिबिया देखिए, आप लिबिया की हालत ये थी कि सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क लिबिया हुआ करता था। वहाँ के अवाम यानी पर कैपिटा जो इनकम थी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर कुदरती वसाइल थे। ये मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के दौर की बात कर रहा हूँ। तो एक सोची समझी साजिश के तहत उसको तबाह कर दिया गया। आज क्या हाल है वहाँ पर आप देखिए, बहुत बुरा हाल है, जराइम हो रहे हैं वहाँ पर लूट मार है, वहाँ तबाही बर्बादी है। तो ये एक आलमी साजिश के तहत इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं। फिर अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको लिबिया की बात बताई, सूडान की बात बताई, सोमालिया को ले लीजिए, वहाँ पर हालात बुरे किए जा गए, और यहाँ पर खुद अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। यमन की हालत इस कदर बुरी कर दी गई कि आपस में भाई भाई लड़ने लगे, तो वहाँ पर यह हाल हुआ। पाकिस्तान का हाल देखेंगे क्या हाल हो गया है, बांग्लादेश का हाल आप देखेंगे कि क्या हो गया है। इसी तरह यहाँ पर भी कहीं पर भी आप देखेंगे कि अमन दिखाई नहीं देता है, लेकिन खलीजी ममालिक में इसलिए अमन दिखाई देता है कि वहाँ के ममालिक ने अमेरिका को, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने कहा कि हम $1 खरब की सरमाए करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने कहा है कि हम $1 खरब अमेरिका में सरमाया मशगूल करेंगे। तो अब ये क्या है कि गारंटी के तौर पर हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा कभी भी। जी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उधर कर दिया है। जी इन्होंने अपनी जो एक अना थी उसको मतलब उसे अना नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। हाँ वो है।
और डिपेंडेंट होने के बाद फिर जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं या वो भी आप पे डिपेंडेंट है ना कि आप इतना दे रहे हैं वो उससे काम चलाएगा अपना, तो ये सारी चीज़ें बढ़ी। लेकिन इसी भी जिस तरह आपने बोला कि सूडान है, लीबिया है, क्या इन पे भी बात नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे जिस तरह से यूएनओ हमेशा हर चीज़ के लिए खड़ा होता है, इस पे नहीं खड़ा होना चाहिए? नहीं, देखिए सब अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक सवाल है, यूनाइटेड नेशंस का जहाँ सवाल है, उसके बनाने का मकसद ये था। लीग ऑफ नेशंस इसे पहले कहा जाता था। तो बहरहाल जब इसकी तश्कील अमल में आई, इसके क़याम अमल में आया, लीग ऑफ नेशन ख़त्म कर दी गई, तो आप देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी फैसले हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ हुए हैं। अब हाँ, वन साइडेड हुए हैं, जादिमदाराना हुए हैं, मुतासिबाना हुए हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि अमेरिका जब भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई करारदाद मंजूर की जाती या इक़दाम करने का यानी आगे बढ़ा जाता, तो फिर अमेरिका उन करारदाद को वीटो कर देता है। तो ये वीटो पावर है, वो छीन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को खुद तहलील कर देना चाहिए कि वो नाकाम हो गया है दुनिया में अमन कायम करने में और इसराइल की दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। जबकि आप देखेंगे कि जिहादियों का नाम लिया जाता है, तालिबान का नाम लिया जाता है, अल-कायदा का नाम लिया जाता है, जबकि असल दहशतगर्द तो मैं समझता हूँ कि इसराइल है। और असल दहशतगर्दी की जड़ जो है अमेरिकन पॉलिसी है और इसराइल की दहशतगर्दी है, जो मजालिम है। अरे मेरे भाई, आप पहले तो ज़बरदस्ती से काबिज हुए हैं अर्ज़ मुक़द्दस पर और आपका उस ज़मीन पर कोई हक़ नहीं है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ही तल अवीव नहीं बल्कि यरूशलेम में अपना सफारत खाना खोलता है। तो कितनी गलत बात है। आपका काम यह है कि इसराइल को उसका सबक सिखाएं, उसके गलतियों का, उसके कब्ज़े का, उसके मज़ालिम का, लेकिन आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और दूसरी अहम बात यह है कि इसराइल को अमेरिका ने इस कदर ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। आप देखेंगे कि अमेरिका का कोई भी सदर आएगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो यही कहेगा कि हम इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा नाजायज़ बच्चा है, जैसे उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की बात करते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि इस जब तक अमेरिका की सरपरस्ती इसराइल को हासिल रहेगी, इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते रहेगा। और दूसरी अहम बात बता दूं कि जब तक मुतासिबाना पॉलिसी इख्तियार करते रहेंगे अमेरिका हो या बड़ी ताकतें, वो इसराइल को शय मिलते रहेगी और इसराइल अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखेगा। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आपने सोमालिया की बात भी की, मैंने आपको सूडान के बारे में बताया, इसी तरह अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए थे। लेकिन हो सकता है कि इसराइल उसमें हमले में दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर इसराइल भी अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कुछ काम करता है तो यकीन मानिए कि वो कौम ऐसी है, वो गैरतमंद कौम है और वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि कोई बैरून ताकत उस पर यानी मुसल्लत हो जाए या कब्जा करे। अमेरिका को उन लोगों ने इंतहाई जलील किया है, उसका सुपर पावर का जो नशा था वो रफू चक्कर हो चुका है। उसके बावजूद अमेरिका, अब आप देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ नहीं देखेगा, अफगानिस्तान कमज़ोरों की तरफ देखता है अमेरिका। बिल्कुल। और जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपने आप को इस वक्त मजबूत किया है, उसकी वो अभी किसी चीज़ में आगे बोल नहीं रहा है, लेकिन वो इंटरनली अपने कामों को सही कर रहा है, अपनी जीडीपी को सही कर रहा है और वहाँ के जो हालात ख़राब हुए थे उन सबको अब लाइन पे ला करके कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रहा है। जो अभी एक फरमान निकाला गया था कि वहाँ कोई भी भिखारी भीख नहीं मांगेगा और जो भी भीख मांगता दिखेगा उसको पकड़ा जाएगा। उसका हिंदुस्तानी मीडिया जो है, जो दरबारी मीडिया, उसने उसका दूसरा मतलब निकाला। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि आप भीख क्यों मांग रहे हो, आप अल्लाह से मांगो, आप काम करो, आप काम करके पैसा कमाओ, भीख क्यों मांग रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जब भी कुछ होता है तो उसको कहा जाता है कि वो फरमान यहाँ पे आ गया, वो फरमान आ गया यहाँ पे। तो ये आप एक मुस्लिम ममालिक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहीं अभी सर अभी एक बात जहन में है, जिस तरह आपने बोला कि उसको आतंकी बोला जाता है और ये सब बोला जाता है, लेकिन सबसे शांत मुल्क जो था, सबसे पीसफुल मुल्क जो है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में जिस तरह से हमने देखा कि आज से कुछ साल पहले एक इंसान ने कितने लोगों को गोलियां चलाई थी, जी कई मुस्लिम शहीद हुए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ मस्जिद में। लेकिन वहाँ पे भी क्यों नहीं बोला गया इस तरह की चीज़ें? ये तासुब है हमारे अरशद यासिर, वो तासुब है, जानिबदारी है। और ये फ़िरक़ापरस्त से जो दरिंदे हैं, जो सहाफ़ियों की शक्ल में बैठे हुए हैं या मीडिया की शक्ल में वो नमूदार हुए हैं, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। ये दरबारी मीडिया है, तलवे चाटू मीडिया है और इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये बुज़दिल है, ये डरपूक है, बेशर्म लोग हैं। ये इंसानियत की बात कभी नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी, आपका ये फ़र्ज़
बनता है कि इंसानियत की बात करें। चाहे यकीन मानिए, अगर आप किसी हिंदू पर जुल्म हो रहा है तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा हमवतन है, वो मेरा वतन का है, और मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बाज़ बैरून मुल्क अगर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारे भाई हैं यानी हिंदुस्तानी जो हैं, अपने वतन है, जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पर मिलते हैं तो ऐसा लगता है हम अपने भाइयों से मिल रहे हैं। एक जज्बाती मनाजिर वहाँ देखने में आते हैं, क्योंकि तमाम हिंदुस्तानी एक हैं। लेकिन जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, ख़ासतौर पर मीडिया का जो किरदार है, अगर मीडिया सुधर जाए तो यकीन मानिए कि मोदी हुकूमत में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी तरह के यानी मुस्लिम दुश्मन फैसले करे। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि हम लोग हिंदुस्तान के लिए हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले इजराइल की जो एक ख़वातीन आई थी कर्नाटका में, जिनके साथ जो हुआ था, उसके बारे में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। रीज़न ये था कि हमारे देश की जो एक इमेज है वहाँ जाके ख़राब होगी, और वो हमारे यहाँ ऐसे मेहमान आई थी, ठीक है, जिनके साथ इस वक्त रेज़ी हुई थी। तो अगर हम बात करना चाहें तो मतलब जो और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो दरबारी मीडिया है, बात करना चाहे तो इंसानियत पे बात कर सकती है, लेकिन रीज़न ये है कि उनको जो ऑर्डर मिलते हैं वो इंसानियत पे बात करने वाले नहीं मिलते हैं। उनको ऑर्डर यही मिलते हैं कि आप बैठ कर के 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक या तो औरंगज़ेब पे बात करेंगे या फिर ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो चीज़ें मतलब अब से बहुत साल पहले हो चुकी हैं, या फिर जो मुग़लों ने किया उसके बारे में बात होगी, या फिर 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसके बारे में बात होगी, लेकिन बीच का जो पीरियड है अंग्रेज़ों का, उसके बारे में बात नहीं होगी। रीज़न ये कि उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आरएसएस भी वहाँ पे फंसती हुई नज़र आएगी, और उसके बाद फिर बीजेपी ऑलरेडी फंस जाएगी। वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से सर हमने बात शुरू की थी गाज़ा से। गाज़ा में अभी तक जितने लोगों की क्या बोलते शहादत हुई है, उसमें अभी जिस तरह ईरान ने अपना कल एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो के कहीं ना कहीं उसने दिखाया था कि हम कमज़ोर नहीं हैं, इतनी मिसाइलें हैं, इतने सब कुछ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान अब दोबारा से फिर हमला करेगा इजराइल पे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अभी तो इस ईरान जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में जाता है, बहुत ही समझदारी से काम लेता है। अब देखना है कि ईरान क्या करता है। लेकिन अशर यासिर, जो एक अहम खबर आ रही है, आपको हम वाकिफ़ करवाना चाहेंगे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ही आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद आपने देखा कि इक़्तिदार में आने के बाद से हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इन बेवकूफ़ फ़िरका परस्त दरिंदों को अंदाज़ा नहीं है कि ट्रंप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, बल्कि ये देख रहे हैं कि कौन इंडियन है। तो ये इंडियन को निशाना वो बना रहे हैं। तो अब एक नई खबर ये आई है कि जो फिक्सर्स हैं, यानी वीज़ा अमरीकी वीज़ा दिलाने के मामले में जिस तरह के बैंक स्टेटमेंट्स जारी करते हैं या दस्तावेज़ात तैयार करते हैं, और उनकी बदनवानियों के नतीजे में, उनके करप्शन के नतीजे में, उनके माल प्रैक्टिसेस के नतीजे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वो लोगों का इस्तेसाल भी कर रहे हैं, यानी इंडियंस का इस्तेसाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान में जो अमेरिकी एम्बेसी है, अमेरिकी सफारतखाना है, उसने वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के यानी 2000 वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया है। तो ये बहुत बुरी खबर है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बयान में यही कहा गया है कि पंजाब है, हरियाणा है और शुमाली गुजरात है, वहाँ के जो एजेंट्स है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान का इमेज मुतासिर हो रहा है। सर, जिस तरह से हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही जो आपने बोला पंजाब है, हरियाणा है और गुजरात है, यहाँ के लोग ज़्यादा अमेरिका का सफ़र करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा अमेरिका जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ जाकर के वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, और कुछ लोग जीते भी हैं, नहीं कि मैं कह रहा हूँ सारे लोग ही वहाँ नहीं जी पाते हैं, लेकिन रीज़न यही कि हम लोग फिर वही लोग जब यहाँ डिपोर्ट जो किए गए हैं, जिनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ लगाई गई थी, क्या वो सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रोज़गार क्यों नहीं पैदा करें, कि जिस वजह से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे मुल्क की इतनी बेइज्जती हो रही है? क्या वो सवाल नहीं कर रहे? उनको सवाल करना चाहिए, उनको एक ग्रुप बना के आना चाहिए और धरना देना चाहिए और अपनी बात मनवानी चाहिए कि भाई आप यहाँ पे रोज़गार भी उसी तरह से पैदा करें, उसी तरह की ज़िंदगी यहाँ भी आप लेके आए हम लोगों के लिए, ताकि जो लोग अमेरिका गए थे या जिनको डिपोर्ट किया गया है उनकी हालत हम सब समझ सकते हैं कि इतना पैसा लगा के जाना वहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ से डिपोर्ट करके चोरों की तरह आपको भगाया गया वहाँ से जलील करके, और जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा, क्योंकि उस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। उसके 3 दिनों के बाद ये लोग यहाँ आए हैं, जिनके हाथ जो है बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियाँ थी, और सरदार जी की पगड़ी को भी डस्टबिन में डाल दिया गया था। ये सारी चीज़ें
उन लोगों को खुद आकर के सरकार से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन रीज़न यही कि हमारा जो क्या वो दरबारी मीडिया है उसमें कुछ जो स्पोक पर्सन है वो आके बैठते हैं, वो कहते हैं कि गलती इन्हीं की थी, ये लोग गए क्यों थे। अरे भाई, आप अपने देश में अगर हिंदू मुस्लिम बाबर औरंगजेब इनसे बाहर निकलेंगे, कब्रिस्तान इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, शमशान कब्रिस्तान, हलाल झटका मीट, इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप रोज़गार पैदा करेंगे, आप यहाँ पे हेल्थ सिस्टम अच्छा करेंगे, आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। लेकिन आपके पास इन सब मुद्दों पे बात करने का टाइम है नहीं। आपके पास जो बात करने का वक्त है वो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब चीज़ों पे बात करने का टाइम है। मतलब ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो दंगा फैलाया गया वो सब जो है अभी जो नागपुर में हुआ है वो सोची समझी साजिश थी। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि उससे पहले 2 लीडर्स ने जो बयान दिए उसके बाद वीएचपी और बजरंग दल के लोग वहाँ पे गए, उन पे कोई बात नहीं की जा रही। सर, अभी एक चीज़ सामने आई थी कि शिंदे के बारे में, मतलब शिंदे ने अपने ऊपर जो चीज़ें ले ली हैं, क्या बोलते गद्दार जो बोला गया था, उसमें जो जिसने वहाँ पर जा कर के दंगा करवाया है, जिसने वहाँ जा कर के शिव सैनिक जो अपने आप को कहता है, जो कह रहा था मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, राजदीप सरदेसाई का एक शो चल रहा था उसमें बोला था कि मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में खबर ये आई है कि जब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की दूसरी थी, क्या बोलते एमबीए की गवर्नमेंट जब थी, उसमें खिचड़ी केस में इस पे वो हुआ था एक्शन, मुकदमा। हाँ, और उसके बाद फिर जब शिंदे अलग गए तो ये शिंदे गुट में चला गया और वहाँ से ये क्लीन चिट इसे मिल गई क्योंकि वॉशिंग मशीन में जा चुका था। और वही अब ये कह रहा है कि हम जो है हम बहुत इमोशनली शिवसेना से जुड़े हुए। अरे भाई साहब, आप पे जब आफत आई थी तो आप उधर गए थे, वरना आप तो इधर ही थे, उद्धव ठाकरे की साइड थे। तो इस वक्त देश के हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि अगर आप मर्डर भी करके आ जाएं, आप जितने से बुरा घटिया से घटिया और जितनी ज़्यादा उसकी वो की जाए वो करके आ जाएं, लेकिन अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आप बिल्कुल साफ होकर निकलेंगे। एक और खबर आ रही है नाज़रीन, आपको बता दूं कि राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा है, उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत पर यानी मोदी हुकूमत को एक बहुत ही लम्हे फिक्रिया दिया है और कहा है कि अमेरिका चैट जीपीटी डेवलप करता है, जैसे एआई मॉडल्स डेवलप करता है, जेमिनी जैसे और ग्रॉक जैसे एआई मॉडल डेवलप करता है, और डीप सीक जो है चाइना करता है, लेकिन हिंदुस्तान क्या कर रहा है ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह जो फ़िरका परस्त दरिंदे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मसाजिद की खुदाई का मुतालबा कर रहे हैं, मस्जिदों को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों का किरदार क्या रहा है, उसमें पुलिस का क्या किरदार, बदतरीन किरदार जो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए और उधर तवज्जो देनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हमें चाइना से मुकाबला दरपेश है, अमेरिका से मुकाबला दरपेश है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये देखिए कि ये हमें हज़म कर जाएंगे। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ट्रंप हमारे दोस्त है, यही ट्रंप के जो लोग हैं अब ये मुतालबा करने लगे हैं कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी हिंदुस्तान की जो खुफिया तंजीम है उसके ऊपर भी पाबंदी आयद की जाए। तो बहरहाल इन्हीं खबरों के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।